हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, टुडेस करंट टॉपिक नेम है वर्ल्ड बैंक, जिसको हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं, WB शॉर्ट में लिखते हैं। उसने अभी एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम पहले हम लोग याद करेंगे, द इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम बिकमिंग ए हाई इनकम इकोनॉमी इन जनरेशन। फिर से देख लीजिएगा, द इंडिया कंट्री इकोनॉमिक मेमोरेंडम बिकमिंग ए हाई इनकम इकोनॉमी इन जनरेशन। ये है रिपोर्ट का नाम। इस रिपोर्ट में उसने कहा कि अगर भारत को 2047 तक, जैसा कि लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने, 2022 में ही अमृतकाल की स्थापना हुई कि 22 वर्षों के समय को हमारे यहाँ अमृतकाल कहा गया कि 22 माने 25 साल, 2022 से लेकर 2047 से 25 वर्षों के समय को अमृतकाल का नाम दिया गया है, जिसमें हमारे अमृत कर्तव्य बताए गए हैं, अमृत तमाम तरह के अमृत। उसमें कहा कि अगर भारत को 2047 तक एक विकसित भारत बनना है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है, तो उसको ये ग्रोथ रेट चाहिए 7.8% की ग्रोथ, एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट की जरूरत है। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट की जरूरत है, ठीक है, ये उसने कहा है। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट यही रही है। और उसने ये भी कहा वर्ल्ड बैंक ने कि इंडिया इज ए लो मिडिल इनकम कंट्री। भारत एक लो मिडिल इनकम कंट्री है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो आइए अब हम देखते हैं। ये अभी उसने 28 फरवरी 2025 को ये रिपोर्ट उसने जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक जो होता है दुनिया के देशों को क्लासिफाइज द इकोनॉमी बेस्ड ऑन ग्रॉस नेशनल इनकम GNI पर कैपिटा, और GNI के आधार पर दुनिया की अर्थव्यवस्था को, दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था को GNI माने ग्रॉस नेशनल इनकम, सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर बांटता है। और ये सकल राष्ट्रीय आय किस पर मेजर की जाती है? GNI इज मेजर्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर एंड इज डिटरमाइंड यूजिंग कन्वर्शन फैक्टर्स डिराइव्ड अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक एटलस मेथड। डॉलर में इसको मापा जाता है, ठीक है। द क्लासिफिकेशन आर अपडेटेड ईच ईयर ऑन 1 जुलाई एंड आर बेस्ड ऑन द GNI पर कैपिटा ऑफ द प्रीवियस ईयर। हर साल 1 जुलाई को अपडेट किया जाता है। The World Bank classifies the countries into low income, middle income and high income countries. तीनों कैटेगरी याद रखिएगा, कौन कौन से? लो इनकम कंट्रीज और मिडिल इनकम कंट्रीज एंड हाई इनकम कंट्रीज, तीन में बांटता है। लेकिन द मिडिल इनकम इज अगेन सब डिवाइडेड इनटू लोअर मिडिल इनकम एंड अपर मिडिल इनकम। जो लोअर मिडिल इनकम होता है उसको दो भागों में बांट दिया जाता है, मिडिल इनकम कंट्री, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज एंड अपर मिडिल इनकम कंट्रीज। तो क्या है इसका क्राइटेरिया, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। तो आप देखिए GNI पर कैपिटा, बेस्ड ऑन GNI पर कैपिटा ऑफ 2023, ऑल फिगर्स आर इन US डॉलर्स। लो इनकम कंट्रीज उसको कहा जाता है जहां पर कैपिटा इनकम कितनी होती है? $1145 पर ईयर, माने पर ईयर जो पर कैपिटा इनकम होती है, जहां पर हर व्यक्ति की, प्रति व्यक्ति आय कितनी हो? $1145 तक है, तो उसको हम लो इनकम कंट्री कहेंगे। और अगर वो 1146 से 4515 यानी $45-15 के बीच में वो देश आ जाता है, तो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में आता है। भारत इसी में आता है, याद रखिएगा। अपर मिडिल इनकम कंट्रीज कौन सी होगी, या अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी कौन सी देश की होगी? वह देश कौन सा होगा? तो जिसकी माने मात्रा कितनी होगी? 4516 से लेकर के $14,005 के बीच में रहती है, वो अपर मिडिल इनकम कंट्रीज कहलाता है। हाई इनकम जो होता है मोर देन $14,005 से ज्यादा। अगर $14,005 से ज्यादा आपकी इनकम है, तब आप रहेंगे हाई इनकम उसमें कैटेगरीज में आप आ जाएंगे। तो यही उसके बताया है। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक, इंडिया इज ए लो मिडिल इनकम कंट्री विद व्हाइल चाइना इज ए हाई मिडिल इनकम इकोनॉमी। भारत लो इनकम कंट्रीज में आता है, जबकि चाइना हाई इनकम कंट्रीज में आता है।
क्यों? क्योंकि जीडीपी पर कैपिटा ऑफ इंडिया इन 2023 वाज 2480 यानी $2480 ही रहा 2023 में हमारा आपका क्या पर कैपिटा जीडीपी इनकम। जीडीपी पर कैपिटा हमारे भारत देश का कितना रहा? $2480। अब कह रहा है कि इफ इंडिया नीड्स टू अचीव द स्टेटस ऑफ विकसित भारत और एन अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी देन इट्स पर कैपिटा इनकम नीड्स टू बी $4,516 और मोर। तो $4,516 या इससे ज्यादा की अगर हमारी पर कैपिटा इनकम हो जाती है तो हम लोग अपर मिडिल इनकम इकोनॉमी में आ जाएंगे। इसको रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब इसका क्या मतलब होता है? तो व्हाट डज इंडिया नीड टू डू, भारत को करने क्या जरूरत है? देखो भारत को ना, according to the World Bank, India needs to focus on domestic factors to achieve an average growth rate of 7.8%। 7.8% का हमको ग्रोथ रेट हासिल करना है। याद रखिएगा 7.8%, 7.8% का ग्रोथ रेट, और वो हम हासिल कर सकते हैं। इंडिया शुड also focus on increasing foreign trade and utilize the opportunity in the context of shifting global supply chains। उसके बाद टोटल इन्वेस्टमेंट रेट इन द इकोनॉमी शैल बी इंक्रीज्ड फ्रॉम द करंट 33.5% ऑफ जीडीपी टू 40% बाय 2035। इसमें कह रहे हैं कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट करंट में है 33.5% से जीडीपी का, उसको हमको 2035 तक 40% तक ले जाना पड़ेगा। याद रखिएगा 33.5 से 40% हमको इन्वेस्टमेंट रेट को इकोनॉमी में बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद कह रहे हैं इंक्रीज इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, लेबर फोर्स को हमको बढ़ाना पड़ेगा। इंडिया नीड्स टू इंक्रीज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम 56.4% टू 65% बाई 2047। 2047 तक 56.4% से 65% तक हमको लेबर फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। द वीमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन शैल इंक्रीज फ्रॉम द करेंट 35.6% टू 50% बाई 2047। 2047 तक औरतों का, महिलाओं का जो हमारा श्रम शक्ति है, लेबर फोर्स है, उसको जो अभी 35.6% है उसको 50% करना पड़ेगा 2047 तक। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन क्या करना पड़ेगा देख लीजिए। इंडिया नीड्स टू इन्वेस्ट इट्स इकोनॉमीज रिसोर्सेज इन मोर प्रोडक्टिव सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंड मूव अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से हट करके मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पर हमको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। Currently around 45% of employment is generated through the agriculture sector। आज भी 45% हमारा जो क्या है एम्प्लॉयमेंट है कहाँ जनरेट हो रहा है? एग्रीकल्चर सेक्टर से। इंडिया शुड फोकस ऑन बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिफॉर्मिंग द लेबर लॉज एंड इम्प्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तीनों पर ध्यान देना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, लेबर लॉज को रिफॉर्म करना पड़ेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हमको बढ़ाना पड़ेगा। Reform in states, in the less developed states the focus will be on improving health, education and infrastructure। जो कम विकसित राज्य हैं, जैसे कम हमारे जो नहीं उतना विकास कर पा रहे हैं, उन राज्यों के 3 चीजों पर, हेल्थ, एजुकेशन और इंफ्रा पर ध्यान देना पड़ेगा भारत को। द रिलेटिवली डेवलप्ड स्टेट्स शैल फोकस ऑन बिकमिंग पार्ट ऑफ द ग्लोबल वैल्यू चेन्स एंड फोकस ऑन बिजनेस फ्रेंडली रिफॉर्म्स। और जो स्टेट्स बहुत आगे हैं तो वो ग्लोबल लेवल पर कंपीट करें, ग्लोबल लेवल पर अपना फोकस करें। स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, भाई भारत के पास कुछ शक्ति भी है। क्या है वो शक्ति? तो भी जान लीजिए, रिपोर्ट में बताया गया अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक सर्टेन फेवरेबल फैक्टर्स कैन हेल्प इंडिया अचीव इट्स गोल। इंडियाज माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशंस आर स्ट्रांग, इट हैज ए फेवरेबल डेमोग्राफिक डिविडेंड, ए स्ट्रांग प्रो रिफॉर्म मोमेंटम, ए लार्ज मार्केट एंड स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज। भारत के पास कह रहे हैं सबसे बड़ी तो एक फेवरेबल डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जनसांख्यिकी लाभांश भारत के पास बहुत अच्छा है, एक बहुत बड़ा लार्ज मार्केट है, एक स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज हैं। तो भारत कर सकता है, इंडिया कैन डू इट और इंडिया विल डू इट सर्टेनली, मेरा भी विश्वास है। वर्ल्ड बैंक ने जो कहा है भारत इसे कर सकता है, करके दिखाएगा और 2000 विकसित में भारत डेवलप्ड नेशन कहलाएगा। ठीक है, ये मेरा मानना है। यही थी इस रिपोर्ट को, जानते रहिएगा इसको, इस पॉइंट को याद रखना है
और लो इनकम जो मैंने कैटेगरीज अभी बताया है कि कौन कौन से देश लो इनकम में आते हैं, कैसे देश को उसे बांटता है। तो लो इनकम, लोअर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम, हाई इनकम, इनकी कैटेगरी को हमको ध्यान में रखना है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हैं तो आप इसमें भी अच्छे माने आप कैटेगरी वाइज जान सकते हैं। अब थोड़ा सा वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको बता देते हैं। तो वर्ल्ड बैंक IMF को जुड़वा संगठन कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि दोनों की स्थापना एक साथ हुई थी और ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई थी जो न्यू हैम्पशायर में हुई थी। वर्ल्ड बैंक एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो प्रोवाइड करता है लोन और ग्रांट्स टू द गवर्नमेंट्स ऑफ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और वर्ल्ड बैंक जो है कलेक्टिव नेम है IBRD एंड IDA। IBRD इसका ऑफिशियल नेम है, वर्ल्ड बैंक का सही नाम IBRD है, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। ये 2 ऑफ 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनमें से 2 हैं। इन्हीं पांचों ऑर्गेनाइजेशंस को मिला के वर्ल्ड बैंक ग्रुप कहा जाता है। एक इसकी स्थापना 1944 में हुई थी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के जरिए और धीरे धीरे इसका एक मकसद रहा है, शुरू में इसका जो मकसद रहा है इसका मकसद था फोकस्ड ऑन रीबिल्डिंग यूरोप एंड जापान आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरी विश्व युद्ध के बाद जापान और यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसने अपना विस्तार करना शुरू किया। इट्स फर्स्ट लोन वाज टू फ्रांस 1947। पहली बार इसने फ्रांस को लोन दिया था 1947 में और उसके बाद इसने धीरे धीरे अपना विस्तार करना शुरू कर दिया और आज ये पॉवर्टी रिडक्शन में भी काफ़ी योगदान देता है। अब इसमें आप देख लेंगे तो 7 जुलाई 1944 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और इसका हेडक्वार्टर इसका और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों का अमेरिका के वाशिंगटन DC में है। 189 कंट्रीज इसके सदस्य हैं और अजय बांगा जो है वो भारतीय मूल के अमेरिकन हैं और ये इसके प्रेसिडेंट हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अजय बांगा को याद रखिएगा, ठीक है। वर्ल्ड बैंक जो चलाया जाता हो बाय ए प्रेसिडेंट एंड 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के द्वारा ये चलाया जाता है। इसको भी रिमेंबर रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक। एंड थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें ये भी जानते रहेगा, इसमें US, जापान, चाइना, जर्मनी और UK को मोस्ट वोटिंग पावर मिला हुआ है। द बैंक एम्स लोन्स टू एट डेवलपिंग कंट्रीज टू हेल्प रिड्यूस पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए ध्यान देता है। द बैंक इज इंगेज्ड इन सेवरल ग्लोबल पार्टनरशिप्स एंड इनिशिएटिव्स एंड टेक्स ए रोल इन वर्किंग टुवर्ड एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज के लिए भी ये काम कर रहा है। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर ये चैनल पसंद है तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।